ट्वेल्थ क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। दक्षिणी एशिया, समकालीन दक्षिणी एशिया की बात कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग देशों में पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी आने में क्या क्या समस्याएं आई और किस तरीके की वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था चली है। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पाकिस्तान का पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र आने में क्या क्या समस्याएं आई। अब बांग्लादेश, जैसे कि हम सबको पता है कि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था जो बंगाल में से बना था। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो उर्दू भाषा को यहाँ पे लादना चाहता है और ये लोग बंगाली संस्कृति को फॉलो करना चाहते थे। तो अब हमारा यहाँ पे भाषा के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। अब शेख मुजीबुर रहमान उस टाइम वहाँ के नेता थे और उन्होंने अवामी लीग थी 1970 में, अवामी लीग के अंडर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान थे उन्होंने इन्हें सरकार नहीं बनाने दी और इनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान की सेना संभाली और ये याहिया खान आपको ख़ास तौर पे याद रखना है कि जब 1971 की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान की कमांड जनरल याहिया खान के हाथों में थी, जब पाकिस्तान युद्ध हार गया था और उसने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये आपका यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में। आप अपनी बुक जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ साथ में रख कर पढ़ें। इसके बाद जब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बना बांग्लादेश, और बांग्लादेश तब से उन्होंने अपना एक संविधान बनाकर अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया गया था। फिर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने संविधान में संशोधन किया और जो सारी शक्तियाँ थी जो सत्ता में, वो अपने आप कर ली, अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 1975 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और शेख मुजीबुर रहमान को मिलिट्री ने मार दिया। 79 में ज़ियाउर रहमान ने इलेक्शन जीता, ज़ियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बांग्लादेश भी बार बार तानाशाही और सैनिक शासन के बीच में डामाडोल रहा। वहाँ पर बार बार सेना के खिलाफ आंदोलन चले हैं। अब ये हुआ कि बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के लिए जागरूक हुई। वहाँ के विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर जनरल इरशाद का विरोध किया और काफ़ी हद तक 1990 में जनरल इरशाद को अपना पद छोड़ना पड़ा। 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए और तब से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स की डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है। ये हमारा था कि बांग्लादेश ने लोकतंत्र तक आने में कितना सफ़र तय किया, कैसे कैसे वो हुआ। आपको ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये आंदोलनों की तस्वीर है जिसमें दीवार पर जय बांग्ला, गणतंत्र मुक्त पाक, इस तरीके के स्लोगन लिखे हुए हैं। जगबंधु, जय बांग्ला, विप्लवीर ही सच्चे शहीद इंसान हैं, ये नारे लिखे हुए हैं। ये क्या हैं? ये बांग्ला संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये सब है। ये था हमारा बांग्लादेश। अगला देश जो है वो है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल में क्या है, पहले राजतंत्र चलता था। राजतंत्र में क्या है कि वहाँ हिंदू राजा का राज्य था और वहाँ पे राजनीतिक जो पार्टियाँ थी वो ना के बराबर थी। केवल राजा सेना की सहायता से पूरा कंट्रोल नेपाल पर रखता था। लेकिन नेपाल में लोकतंत्र के लिए मजबूत आंदोलन चले, जिसके चलते राजा ने वहाँ के 1990 में लोकतंत्र की मांग
को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये बहुत ही थोड़े से समय तक रहा। अब यहाँ पे नेपाल में 3 तरीके का स्ट्रगल चलेगा। 3 तरीके का स्ट्रगल में कौन कौन थे? एक तो थे माओवादी राजा और अभिजनों के खिलाफ थे, दूसरे थे विद्यार्थी, और तीसरी तरफ है राजा। वहाँ पे 3 तरीके का स्ट्रगल चला, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चला, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने जो लोकतंत्र की मांग पहले मान ली थी 1990 में, परेशान होकर वहाँ की संसद को भंग कर दिया, और जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र वहाँ पे आया भी था वो भी ख़त्म हुआ। लेकिन जनता शांत नहीं बैठी। 2006 में फिर से पूरे देश में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हुए, और 2002 में जिस संसद को भंग कर दिया गया था वो दोबारा से पुनर्स्थापित हुई। 7 पार्टी अलायंस SPA के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया, और 2006 में लगभग नेपाल में लोकतंत्र आना संभव हुआ। वहाँ का संविधान लिखा गया, लेकिन माओवादी अभी भी इससे संतुष्ट नहीं थे। सही तरीके से नेपाल में 2015 में लोकतंत्र कायम हुआ है। संघर्ष हम अगले लेक्चर में डिस्कस करें।